नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक का आगाज एक बहुत बड़ी खबर से। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज तक से खास बातचीत में कुछ अहम दावे और खुलासे कर दिए हैं। शरद पवार का दावा है कि कांग्रेस इस बार चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जरूर जीतेगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि पवार को लगता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन जाएगी, लेकिन बीजेपी क्या एनडीए भी बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगा। शरद पवार से आज तक से ये कहा कि ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी दूसरे गैर एनडीए दलों से समर्थन लेना भी चाहे तो उसे ये समर्थन मिलेगा नहीं। वैसे पवार का यह भी कहना है कि बहुमत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह बीजेपी किसी दूसरे नेता पर दांव चलेगी, इसका कोई चांस नहीं दिखता। जहां तमाम राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी गठबंधन के सामने कांग्रेस का अलग होकर चुनाव लड़ना इन सबको भारी पड़ सकता है, तो पवार ये मानते हैं कि कांग्रेस के अलग लड़ने से एसपी बीएसपी को ही फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि शरद पवार को लगता है कि इस बार कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्हें इस बात की भी प्रबल संभावना दिखाई देती है कि कोई गैर कांग्रेसी नेता देश की बागडोर संभाल सकता है। हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, देखिए। भारतीय राजनीति के कुछ चुनिंदा प्रभावशाली नेता रहे हैं, उसमें शरद पवार साहब का नाम हमेशा आता है। और खास करके जब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जब गठबंधन की जरूरत होती है, तब शरद पवार का नाम भी सबसे पहले आता है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र की रैलियों में सबसे पहला टारगेट भी शरद पवार ही है। और क्यों है, क्या वजह है, किस तरीके से है और कैसे इस पूरे चुनाव की स्थिति उभरती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे खुद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से, जो इस वक्त मेरे साथ यहां पर है। लेकिन इस वक्त आप चुनाव किस तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? अभी फर्स्ट फेज के चुनाव हो जाएंगे, कैंपेन काफी पीक पर पहुंच चुका है, उम्मीदवार सब जगह पे फाइनल हो चुके हैं करीब करीब। किस तरफ चुनाव ये जाते हुए नजर आ रहे हैं? आपको स्थिति क्या बनते नजर आ रही है? मुझे लग रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। लोग इसका स्वीकार करते नहीं, मगर ये प्रक्रिया पिछले 8, 9, 10 महीने से शुरू हुई है। 8-9 महीने पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ये कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। कोई मीडिया का असेसमेंट नहीं था। कभी किसी को ऐसे लगा नहीं कि जिस राजस्थान में 100% सीट लोकसभा की बीजेपी को मिली थी, वहाँ उनके राज उनके हाथ से जाएगी, गई वहाँ से। मध्य प्रदेश में ऐसा होगा ऐसे लगा नहीं। वहाँ कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन गए। छत्तीसगढ़ तो उनका गढ़ था, तो छत्तीसगढ़ में इतनी पिटाई उनकी हो जाएगी किसी को लगे नहीं, वहाँ पिटाई हो गई। और आज के जो रिपोर्ट है वहाँ के कि जिस छत्तीसगढ़ में पिछले समय नॉन बीजेपी को 1 सीट थी, इस समय वहाँ 10-11 सीट मिलेगी तो भी मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। अब वही स्थिति बाकी राज्यों में है, क्योंकि देश की परिस्थिति में बदलाव आ रहा है। मोदी जी के बारे में जो लोगों को बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन उन्होंने पैदा किया था, ये फजूल है, इसमें कोई दम नहीं। इस नतीजे पर लोग पहुंचे हैं और इसकी प्रक्रिया इस इलेक्शन में दिख रही है। लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए खास करके आपने एक जिसको पवार डॉक्ट्रिन हम कह सकते हैं अगर कहना है, तो आपने एक बात रखी थी कि महागठबंधन, लेकिन वो देश के स्तर पर नहीं, लेकिन राज्यों में अलग अलग पार्टियां साथ में आए उस राज्य की स्थिति देखते हुए। इस सिचुएशन का अगर फायदा उठाना है तो वो होना जरूरी था, लेकिन वो हमने देखा कि यूपी में नहीं हो पाया, महाराष्ट्र में नहीं हो पाया। आपने काफी कोशिश की थी, ऐसा नजर आ रहा था कि आप एक आर्किटेक्ट बन रहे थे कि ये सारे लोग साथ में आए, सब लोग एक स्टेज पर दिखे, इस तरीके का काम हो। तो इसका फायदा कैसे उठा पाएंगे विरोधी पार्टियां? मैं बताता हूँ कि जो हमने कोशिश की वह सच है। हम बंगलोर में इकट्ठा हो गए, हम कलकत्ता में इकट्ठा हो गए, हम दिल्ली में इकट्ठा हो गए। इससे हमें एक संदेश देना था कि नॉन बीजेपी फोर्सेस आज देश में बड़े पैमाने पर है और बीजेपी की हुकूमत वो इस देश के लोगों की हितों की रक्षा ठीक तरह से करती नहीं। ये बात हमें देशवासियों के सामने रखने की आवश्यकता थी। और इसलिए पहले बार हमें यह मालूम था, हम महागठबंधन वगैरह कॉइन, हमने शब्द कॉइन किया नहीं, मीडिया से आ गया
खुद मोदी कह रहे हैं महामिलावट महागठबंधन, मोदी कह रहे, हम नहीं कह रहे। ठीक। तो ये बात हमने निकाली नहीं, मगर हमने ये बात जरूर की कि एक मिलकर बीजेपी को दूर करने के लिए कोशिश करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। मुझे पक्का ये मालूम था कि ये नेशनल लेवल पर होगा नहीं, मगर हम ये चाहते थे कि ये चुनाव में जहाँ जहाँ इन राज्यों में जो मिलकर जाएगी तो फायदा हो जाएगा, इसको समर्थन दे दो, इसके लिए कोशिश करो। और चुनाव होने के बाद जो चुनकर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा नंबर बीजेपी के उनसे ज़्यादा होगा। ये लोगों को इकट्ठा करके फिर देश के सामने एक वायबल अल्टरनेटिव देना। जैसे 2004 में हमने चुनाव साथ लड़ा नहीं था, हम अलग अलग लड़े थे, मगर 2004 का चुनाव होने के बाद हम सब लोग साथ बैठे, हम साथ नहीं थे, हम ये गठबंधन बाद में हो गए, मगर 10 साल देश को स्टेबल गवर्नमेंट हम लोगों ने दी। आज भी हमारी नीति, हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिश उसी लाइन पर है। ठीक है, लेकिन पवार साहब आप हमेशा रियलिस्टिक राजनीति की बात करते हैं। उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि कांग्रेस 114 से 2004 में 145 तक पहुंच पाई, जिसके वजह से एक बड़ा फोर्स तैयार था कि जिसके समर्थन में बाकी पार्टियां साथ में आ पाई, यूपीए बन पाया। आज की स्थिति में कांग्रेस 44 सीट पर है। उन्हें अगर आप जैसा कह रहे हैं कि आप बड़ा गठबंधन अगर उनके खिलाफ चुनाव के बाद बनाना है, तो उसके लिए कांग्रेस को भी एक बड़ा जंप लेना होगा। क्या आज की स्थिति में कांग्रेस उस स्थिति में है कि ट्रिपल फोल्ड कांग्रेस का नंबर बन जाए, 44 से सीधे 144 या 40 या 50 का आंकड़ा पार कर पाए? ये स्थिति में कांग्रेस आज की स्थिति में दिख रही है क्या? जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन से नॉन बीजेपी पार्टी सभी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कांग्रेस की स्ट्रेंथ पक्की बढ़ जाएगी, इसमें कोई जोर नहीं। इसलिए राजनीति में मेहनत करे, काम करे, लोगों की समस्या पर ज़्यादा ध्यान दे दे, और जो हुकूमत पे है इनके बारे में लोगों को एक सच्चाई बताने के लिए कोशिश करे, तो लोग अलग हो सकते हैं, बदल सकते हैं। 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी आप आज? 100% जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, जरूर हो जाएगी। जैसे वहाँ 2 से वो कहाँ तक गए बीजेपी, वैसे 40 या 42 से कांग्रेस भी ऊपर जा सकती है, इसमें मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। दूसरा एक मुद्दा बीजेपी हमेशा सामने रखती है, खास करके आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगर ये स्थिति उभरती है? आज हम किसी अभी मैंने जैसे कहा 2004 में आपको या किसी को मालूम था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होने वाले? उनका नाम हमने प्रोजेक्ट किया था, वो कॉन्टेस्ट किया था, उन्होंने लिखा ही हैज नॉट कॉन्टेस्टेड, राज्यसभा में थे। इनका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था, उनके नाम पर हमने चुनाव नहीं लड़े थे। फिर भी हम सब जब बैठे तो जो जिसके नाम पर यूनानिमिटी हो सकती है, नॉन काउंसिलर है, केपेबल है, दुनिया में, देश में और दुनिया में इनकी इज्जत है, ये सब देखने के बाद हमने मनमोहन सिंह जी का सिलेक्शन वहाँ किया, 10 साल देश चलाए। आज भी हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद हम बैठेंगे, यूनानिमसली ऐसी शख्स निकालेंगे कि जो देश चलाने के लिए काबिल होगा। कांग्रेस का ही होगा या किसी भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, किसी भी और पार्टी का भी हो सकता है, किसी का हो सकता है, कांग्रेस की भी हो सकता है। और कांग्रेस का है इसलिए बाकी अफसोस नहीं करेंगे, या दूसरा है इसलिए कांग्रेस ने अफसोस करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अब राहुल गांधी ने पब्लिक स्टेटमेंट किया कि प्रधानमंत्री के लिए मैं हूँ, ये बात दिमाग से निकालो, उनको दूर करना ये मेरा फर्ज है मिलकर, और इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्या राहुल गांधी के नाम पर यूनानिमिटी हो सकती है क्या? क्योंकि जब डीएमके उनका नाम प्रपोज कर रही है, परिस्थिति आज क्यों कहे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, तब कैसे नंबर आएगा, कैसी स्ट्रेंथ होगी ये बेहतर, मगर लोगों को अच्छा नंबर हो तो राहुल गांधी इसलिए कोई अफोज नहीं करेगी। एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी, और बहुत सारी भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं ये जरूर कहा शरद पवार ने, लेकिन भविष्यवाणी कई सारी कर दी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर फिलहाल रोक लग गई है। ये फिल्म कल रिलीज होने वाली थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग ने फिलहाल इस फिल्म पर रोक लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चोपड़ा ने आज तक को एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई ने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा फिलहाल रोक लगाई गई है, आगे फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में चुनाव आयोग फिल्म देखने के बाद ही फैसला करेगा। सुनिए।
हमारे साथ है मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द मैच भी बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी। अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर। यह बताइए, आजकल इलेक्शन कमीशन को लेकर कई विवाद है, आज आपने एक विवाद सुलझा दिया। लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पर जो बायोपिक फिल्म बन रही थी, आपने कहा वो चुनाव होने तक नहीं दिखाई जा सकती। इतना समय क्यों लगा और क्यों आखिर में आपको निर्णय लेना पड़ा कि ये पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती? जो आज का विवाद, जिसको आप विवाद करें, कल तक ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में था और जिसमें कि फाइनल ऑब्जर्वेशन ये था कि सीबीएफसी ने क्लियर भी किया हो तो इट्स फॉर ईसीआई टू टेक अ व्यू, और ईसीआई ने एक कलेक्टिव व्यू लिया है और ईसीआई को इस पे कोई ऐसा ना ग्लोट कर रहा है ना इसे कोई ऐसा नहीं। आपको लगा ये प्रोपेगेंडा फिल्म थी? आपने पिक्चर देखी, उसके बाद आपने ये निर्णय लिया? पिक्चर देखने के बाद? पिक्चर हमने भी नहीं देखी, इसलिए तो हमने एक सुप्रीम कोर्ट जज की एक सदारत में एक कमेटी साथ ही कर रहे हैं जो कि एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट करके आइदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हमने इसलिए टिल फर्दर ऑर्डर्स कहा है, वी हैव डेफर्ड। तो आप पिक्चर देखेंगे या किसी एक्सपर्ट से ये पिक्चर को दिखाएंगे, उसके बाद ही आप फाइनल ऑर्डर देंगे? देखिए, हमने टिल फर्दर ऑर्डर्स तक डेफर कर दिया है, टिल फर्दर ऑर्डर्स डेफर कर दिया है, राइटिंग में ऑर्डर भी दे दिया है और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ कोई रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस उनसे कंसर्न लेके उनको आजकल में ही लगाएंगे। ये क्यों हो रहा है कि आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं? नमो बायोपिक हो, नमो टीवी हो, प्रधानमंत्री की का भाषण हो, हर चीज को लेकर आप पर सवाल, आप यानी इस इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जाते हैं, आपके निष्पक्षता पर उठाए जाते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं देखिए नमो टीवी चल रहा है, प्रधानमंत्री का भाषण दूरदर्शन पर होता है, इलेक्शन कमीशन कुछ करता नहीं है? इलेक्शन कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वी कैनॉट लिव ऑन डे टू डे हेडलाइंस एंड वी कैनॉट अलाउ एनीबॉडी टू बी डायरेक्टिंग द एजेंडा ऑन डे टू डे हेडलाइंस। यानी हेडलाइन की तरफ से आप केवल हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं हो सकती? मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है जी। मीडिया एक तरह से अलाई है और मीडिया को अधिकार है सबके व्यूज को रिफ्लेक्ट करने का, इसलिए हेडलाइन मैनेजमेंट तो मैंने अपने कभी जिंदगी में सबकॉन्शियस में नहीं सोची जी। लेकिन एट द सेम टाइम टू बी डिक्टेटेड बाय देम ऑन अ डे टू डे बेसिस, वो भी किसी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अब खबर राफेल रक्षा सौदे की, जिस पर पहले चरण के मतदान से ठीक पहले नई जंग शुरू हो गई। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच चोर बनाम चौकीदार की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल रक्षा सौदे पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में उन दस्तावेज को शामिल कर लिया गया है जिसे सरकार चोरी के दस्तावेज बता रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। चौकीदार चोर है, चौकीदार अनिल अंबानी को इतना पैसा देने का मान लिया है। दिस वर्ज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो हद है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राफेल रक्षा सौदे की खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती तो सरकार बहुत खुश, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की बात सुन ली तो सरकार आग बबूला। ऐसे ही थोड़े ना ये कहावत बनी है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सेटबैक बिल्कुल नहीं, अभी तो पूरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कांग्रेस। राफेल रक्षा सौदे में जिन दस्तावेजों को सरकार ने चोरी मान लिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चोरी हुए दस्तावेजों पर भी फिर से सुनवाई शुरू होगी। इससे 700 किलोमीटर दूर बैठे अमेठी में अपना पर्चा भरने आए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सरकार पर हमला बोलने का ब्रह्मास्त्र मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में
कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। तो जो बटवा मारने वाला है, शातिर चोर है, वो भी दौड़ता है चोर 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 चोर। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज सौंपे हैं वो कोर्ट में मंजूर होंगे और उनके आधार पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश के बाद याचिकाओं की सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी और इनकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी। As the Attorney General said, they are stolen documents. I mean, this was on the face of it a very peculiar argument, because if somebody is going to do something wrong, he is not going to take out full-page advertisements in newspapers. So it has that evidence has to be excavated. But the Attorney General said these are stolen documents. That has been rejected. विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशियों के बल्ले उछल रहा है और सरकार तेवर दिखा रही है। आज सच्चाई बाहर आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी अपने भ्रष्टाचार के सबूतों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला देकर नहीं छिपा सकते और चोर चौकीदार खुद को नहीं बचा सकते। चौकीदार की चोरी के सबूत देश के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यही कहा है कि जो भारत सरकार की आपत्ति थी कि कुछ डॉक्यूमेंट प्रिविलेज के हैं और कुछ डॉक्यूमेंट को रक्षा मंत्रालय से अनऑथराइज रूप से निकाला गया, उसके आधार पर आप रिव्यू नहीं कर सकते। राफेल के मेरिट पर यह कोई फैसला नहीं है। भारत सरकार का पक्ष बहुत ही मजबूत है राफेल पर। सुप्रीम कोर्ट इन आपत्तियों को रिजेक्ट कर चुका है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।